हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो अपने जावा विद ऊप सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 16 कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा 17, उसमें हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लास्ट के दो टॉपिक हैं, सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी मेन टॉपिक जो हमारा मल्टी थ्रेडिंग चल रहा है, उसको हमने प्रीवियस दो लेक्चर में भी कवर किया था। पहले लेक्चर में हमने थ्रेड क्या होते हैं उसकी लाइफ साइकिल इसको देखा था। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको कैसे क्रिएट करते हैं थ्रेड्स को, उसकी प्रायोरिटीज, ये चीज हमने कवर करी थी। सो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। बेसिकली थ्रेड्स आपको पता है क्या होता है, एक लाइट वेट सब प्रोसेस और एक प्रोसेसिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सब प्रोसेस यानी कि प्रोसेस का भी प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस होता है और इसका एग्जीक्यूशन का एक पाथ सेपरेट होता है। सो अब हम बात करेंगे उसके एग्जीक्यूशन में सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन वर्ड का मतलब मैं आपको बताऊं, एक ही टाइम पर दो चीजें करना है एट अ टाइम। जब हम एक टाइम पर दो चीजें करते हैं, किसी भी इवेंट को, कोई भी एक्टिविटी, एक टाइम पर जब दो चीजें होती हैं उसको हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। और उन दोनों के बीच में जो एक सिंक कर पाना, उनको सिमुलेट कर पाना, एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। सो जावा में सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन इन जावा इज द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड टू एनी शेयर्ड रिसोर्सेज। कोई भी हमारे पास एक रिसोर्सेज है जो शेयर्ड मोड पर है, सबको अपने रिसोर्स को एक्सेस करवा रहा है, उसमें थ्रेड्स की कंट्रोल को कंट्रोल को, एक्सेस को कंट्रोल करना सिंक्रोनाइजेशन होता है, राइट। इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन कभी कभी कॉन्करेंसी से भी आता है, जावा कॉन्करेंसी सिंक्रोनाइज, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। और एक चीज है, कॉन्करेंसी और पैरेलल में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉन्करेंसी क्या होता है? एक टाइम पर दोनों चीज करना, बट एक एक करके। फॉर एग्जांपल आप खाना बना रहे हो और मेरे नोट्स भी बना रहे हो, साथ में साथ मेरे लेक्चर देख के नोट्स बना रहे हो। तो हो सकता है आपने कुकर पे चावल बनाने के लिए रखे हो, उतने में जितना टाइम मिला आप मेरे नोट्स, वीडियो लेक्चर खोल करके नोट्स बना रहे हो। तो ये क्या कॉन्करेंसी। लेकिन पैरेललिज्म क्या होता है? एक टाइम पर दोनों काम करना। फॉर एग्जाम्पल आपने सॉन्ग चला रखे हैं, यानी आप गाना सुन रहे हो प्लस डांस भी कर रहे हो, ये हो गया पैरेललिज्म। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब सिंक्रोनाइजेशन जावा ये क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसमें हम थ्रेड्स के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं किसी भी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। सो जावा सिंक्रोनाइजेशन इज बेटर ऑप्शन वेयर वी वांट टू अलाउ वन थ्रेड टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेज। एक रिसोर्सेज है, उसको कई सारे थ्रेड्स एक्सेस करना चाहते हैं, और एक टाइम पर हम एक ही थ्रेड्स को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, तब हम सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैं आपको हमेशा की तरह एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मान के चलो, मेरा एक बैंक में खाता है, एक एसबीआई बैंक है। उसमें मेरा एक जॉइंट अकाउंट है। उसमें कौन कौन है? जॉइंट अकाउंट मेरा है, मेरे पापा का है और मेरी मम्मी का। मी, माय मॉम एंड माय डैड। ठीक है, एक जॉइंट अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपए हैं मेरे खाते में अभी। तो एक टाइम पर मैं गया उस बैंक में पैसे निकालने के लिए, और मैंने 10,000 रुपये निकाले। उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली मेरी मम्मी भी गई, मेरे पापा भी गए, तो हमने 10,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, और एक रिसोर्सेस था, यानी जो पैसे थे वो रिसोर्सेस से शेयर्ड मोड पे थे। तो ये क्या टेक्निकली राइट हुई चीज, खा मेरे अकाउंट में तो पैसे 10,000 थे, लेकिन पैसे निकल कितने गए? 30,000। तो एक चीज सही है ये? नहीं, बिल्कुल गलत चीज है ये। कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम पर अगर मैंने पैसे निकाल लिए तो मेरे अलावा कोई पैसे और ना निकाल पाए। वहां पे प्रॉम्प्ट क्या है? योर बैलेंस इज जीरो, जो कि आता है। ठीक है, तो उसमें भी सिंक्रोनाइजेशन यूज होता है। सिंक्रोनाइजेशन इसलिए यूज होता है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इसे क्यों यूज करते हैं? दो इसके वेज होते हैं। पहला, इंटरफेरेंस को प्रिवेंट कर सके, जो मैंने बताया अभी, इंटरफेरेंस ना हो तीन जनों का। और कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, इसको प्रिवेंट करने के लिए। ये बेसिकली दो प्रॉब्लम है, इसलिए हम सिंक्रोनाइजेशन को यूज करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन भी दो तरीके की होती है। पहली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइज करती है। दूसरी थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक ओएस में तीन प्रोसेस हो सकती हैं, P1, P2, P3, और एक प्रोसेस में तीन थ्रेड हो सकते हैं। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, हमने तीन का एग्जाम्पल लिया है।
ठीक है, तो प्रोसेस एंड थ्रेड्स बोथ आर डिफरेंट थिंग। और थ्रेड क्या होता है, देखो ये थ्रेड ए, थ्रेड टू, थ्रेड सी, थ्रेड डी, थ्रेड ई, तो इनके बीच में जो कॉन्करेंसी होती है उसको ही बेटर वे में करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है जावा में। अब बात करते हैं थ्रेड में सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। So basically there are two type of thread synchronization, mutual exclusive and inter thread communication। दो तरीके की सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, पहला म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, दूसरा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को हम बोलते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इन जावा। इसको अभी हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक है उसमें कवर करेंगे। तो अभी पढ़ते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब एक टाइम पर एक ही बंदा घुसेगा। तो ये भी तीन तरह के होते हैं, सिंक्रोनाइज मेथड, सिंक्रोनाइज ब्लॉक, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। तो बेसिकली है क्या, हमारे पास कोई भी शेयर्ड रिसोर्सेज है किसी कोड के अंदर, वहां पे हम एक थ्रेड को एंटर करवाना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो एक टाइम पर तीनों थ्रेड एंटर उसमें हो जाएंगे कोड में। ठीक है। बट अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को यूज कर रहे हैं तो ये एक लॉक कंसेप्ट को यूज करता है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो उससे क्या होगा, एक टाइम पर एक ही थ्रेड किसी कोड के ब्लॉक में एंटर कर पाएगा। मैंने आपको कोड लिख के नहीं बताया यहाँ पे, बट आप विजुलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है। पहले म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बात करते हैं। ये थ्रेड्स को एक दूसरे से इंटरफेयर कर बीच में इंटरफेयर करने से बचाता है ताकि वो डेटा शेयर ना करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 5 थ्रेड है और ये एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो एक दूसरे से इंटरफेयर ना हो, लॉक लगा देते हैं एक तरह से, ताकि इनका जो डेटा है वो शेयर ना हो। इसमें भी तीन वे होते हैं। पहला होता है सिंक्रोनाइज मेथड, सिंक्रोनाइज ब्लॉक, बाई स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। ये प्रोग्रामिंग की टेक्निक होती है कि मेथड में सिंक्रोनाइजेशन लगाना, ब्लॉक में सिंक्रोनाइजेशन लगाना। अभी हम इसका प्रोग्राम भी देख लेंगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है लॉक का, वो एक बार बात कर लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इज बिल्ट अराउंड एन इंटरनल एंटिटी नोन एज द लॉक और मॉनिटर। एक कंसेप्ट होता है लॉक या मॉनिटर का। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है, किया सोनेट गाड़ी है मेरे पास। अब मेरे पास उसकी चाबी है, एक मेरे पास है, एक मेरे पापा के पास है। इसमें दो, वैसे दो होती है लेकिन इसमें हम एक ही लेकर के चलेंगे। अब जिसके पास चाबी होगी वो ही बंदा अभी गाड़ी में घुस पाएगा, राइट, अभी के लिए। तो लॉग भी क्या करता है, जिसके पास चाबी होगी वो ही प्रोग्राम में उस शेयर्ड रिसोर्सेज में घुस पाएगा। तो मेन अपना मोटिव ये है कि हमारे कंप्यूटर के पास एक शेयर्ड रिसोर्सेज है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टॉपिक है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ा जा रहा है। तो एक शेयर्ड रिसोर्सेज है, ठीक। और हमारे पास तीन थ्रेड है, T1, T2, T3। तो उनको एंटर करने के लिए एक साथ में तीनों थ्रेड ना एंटर करें, ताकि डेटा मिक्स ना हो, इसलिए एक टाइम पर एक ही थ्रेड उसमें एंटर करता है। सो ये ही आपका कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनाइजेशन का, ताकि एक थ्रेड, और जो मैंने आपको बैंक वाला एग्जांपल दिया था वो बेस्ट एग्जांपल है। So every object has a lock associated with it by convention. A thread that needs consistent access to the object field has to acquire the object lock before accessing them and then release the lock when it's done with them. तो लॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक। ये हमारे पास गाड़ी है और अगर मुझे इसमें घुसना है तो मेरे को लॉक लेकर के घुसना पड़ेगा। अगर मैंने लॉक ले रखा है तो इस गाड़ी में मेरे अलावा कोई नहीं घुसेगा। ठीक सिमिलरली होटल में जाते हैं, वहां पे हमारे पास टेबल होती है। अगर हमने उसमें रिजर्व लिख रखा है तो उस टेबल पे कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारे पास अभी लॉक है। और हमें वहां से जाना है तो वहां अनरिजर्व रिजर्व वाला जो अब उस पे लिखा हुआ होगा उसको हटा देंगे। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है लॉक का। ये इसका एक एग्जाम्पल है लॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज, ये कीवर्ड यूज करा गया है। ये क्या है, बेसिकली सिंक्रोनाइज मेथड है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिंक्रोनाइज मेथड पढ़ा था। उसके बाद सिंक्रोनाइज ब्लॉक इसी तरह से होता है, और एक स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन भी होता है। तो ये वाला प्रोग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर 7 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंक्रोनाइजेशन जावा क्या होता है, तो आपको प्रोग्राम एज इट इज लिख के आना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, 42 लाइन्स का प्रोग्राम है। तो इसको आप एक बार देख लेना। मेन इसमें यही है कि हमने सिंक्रोनाइज मेथड यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट सिंक्रोनाइजेशन नाम से क्लास यूज करिए। तो वो यहाँ पे इसका प्रोग्राम है। एंड मेन चीज ये, एक पैकेज भी आता है जो जावा 5 से आया था, जिसका नाम है java.util.concurrent logs। इस पैकेज को यूज करके हम बाय डिफॉल्ट लॉग प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉग का कॉन्सेप्ट आप होपफुली समझ गए होंगे।
सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होते हैं? किसी प्रोसेस के अंदर हमारे पास काफी सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। ये वाला आप डायग्राम देखिए, ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर कितने सारे थ्रेड्स हैं। तो इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, राइट। और इसको कोऑपरेशन भी बोलते हैं। ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की सेकंड टेक्निक है। पहली थी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, उसके अंदर भी तीन टेक्निक थी, सिंक्रोनाइज मेथड, सिंक्रोनाइज ब्लॉक, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। अब दूसरी जो टेक्निक है वो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी एक दूसरे की मदद करके चलना, या फिर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको। सो बात करते हैं अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की। तो एक बार आप डेफिनेशन पढ़िए। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन या फिर कोऑपरेशन, 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, या तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन आएगा या कोऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? इज ऑल अबाउट अलाउइंग सिंक्रोनाइज थ्रेड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक थ्रेड है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। अब इस प्रोसेस में एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसको हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कोऑपरेशन या फिर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें हम थ्रेड को पॉज कर देते हैं, उसको रनिंग करना उसकी क्रिटिकल सेक्शन में, या फिर अनदर थ्रेड को अलाउ कर देते हैं उस क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर्ड रिसोर्सेज है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक थ्रेड है, तो हमने आपस में बातचीत करके कोऑपरेट करके, भाई तू 2 मिनट रुक जा, लॉक अपना रिलीज कर दे। लॉक रिलीज करना जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा वो कोई और एंटर नहीं कर पाएगा। उसने अपना लॉक रिलीज करा, और दूसरा जो थ्रेड्स था उसने उस लॉक को एक्वायर करके उस क्रिटिकल सेक्शन यानी कि जो आपका शेयर्ड रिसोर्सेज था उसको एग्जीक्यूट करा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक शेयर्ड रिसोर्सेज है, ये एक शेयर्ड रिसोर्सेज है। इसमें एक T1 है जिसको काम है 25 मिनट का, एक T2 है जिसको काम है 15 सेकंड का। तो अब क्या होगा? T1 का काम तो 25 मिनट का, लेकिन आपस में कोऑपरेट करके यानी एक दूसरे से बातचीत करके क्या करेंगे कि आप बस 15 सेकंड के लिए अपना लॉक जो है वो रिलीज कर दीजिए। जब तक लॉक T2 के पास नहीं होगा, वो एक्वायर नहीं करेगा, तब तक वो शेयर रिसोर्सेज से अपना रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो T1 ने क्या करा? कोऑपरेट करते हुए 25 मिनट वाले टाइम में से 15 सेकंड के लॉक को रिलीज कर दिया। अब वो क्या करेगा? T2 उस लॉक को एक्वायर करके शेयर रिसोर्सेज में एंटर करके रिसोर्स को एक्सेस कर लेगा। अब इसी चीज को करने के लिए हमारे पास तीन टेक्निक है। कौन कौन सी? वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। अब बात करते हैं वेट मेथड की। तो वेट मेथड causes current thread to release the lock and wait until either another thread invokes the notify method or a notify method for this object। अब बस सिंपल है, आप इसमें कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो, मैंने भी बोला ना 25 मिनट वाले से बोला भाई वेट कर ले तू 15 सेकंड। तो इस जो बोला हमने तो आपको वर्बली बोल दिया, लेकिन थ्रेड्स क्या करेंगे? वेट मेथड को यूज करके ये इस मैसेज को कन्वे करेंगे, दैट्स इट। इसमें दो मेथड होते हैं। पहला पब्लिक फाइनल वर्ड वेट थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये क्या करता है? जब तक ऑब्जेक्ट नोटिफाइड नहीं होता तब तक वेट करता है। दूसरा मेथड होता है पब्लिक फाइनल वर्ड वेट लॉन्ग टाइम आउट थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये कुछ स्पेसिफिक टाइम आउट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता है। ठीक है, तो वेट का मतलब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नोटिफाई का मतलब। नोटिफाई क्या है? दूसरा ऑब्जेक्ट क्लास है। तो नोटिफाई क्या करता है? द नोटिफाई मेथड वेक्स अप अ सिंगल थ्रेड दैट इज वेटिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट मॉनिटर। बस इस इफ एनी थ्रेड्स आर वेटिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, वन ऑफ देम इज चूजन टू बी अवेकन। कुछ नहीं है भाई, बस सिंपल ये याद रखो, 25 मिनट के लिए वेट कर रहा था, तो वेट मेथड यूज करके हमने वेट करा। अब जैसे ही इसने लॉक को रिलीज करा, जो वेट कर रहा था T2, उसको तुरंत नोटिफाई कर देंगे कि भाई अब अपने इसने लॉक को रिलीज कर दिया, तू एक्वायर कर ले फटाफट। तो ये हो गया नोटिफाई मेथड। अब नोटिफाई ऑल मेथड क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमने T2 को नोटिफाई किया था। नोटिफाई ऑल क्या करता है? वेक्स अप ऑल द थ्रेड्स दैट आर वेटिंग फॉर ऑब्जेक्ट मॉनिटर। फॉर एग्जांपल T1 काम कर रहा है 25 मिनट के लिए, T2 को काम करना है 15 सेकंड के लिए, T3 को काम करना है 15 मिनट के लिए। तो नोटिफाई ऑल क्या करेगा? सब T1 ने जैसे ही लॉक को रिलीज करा, T1 T2 T3 जितने भी होंगे सबको नोटिफाई कर देगा, लॉक को रिलीज कर दिया गया है। इनके सिंटेक्स क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सिंटेक्स, पब्लिक फाइनल वर्ड नोटिफाई, पब्लिक फाइनल वर्ड नोटिफाई ऑल मेथड। ठीक है, ये इन दोनों के मेथड के सिंटेक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई वेट मेथड, नोटिफाई मेथड एंड नोटिफाई ऑल मेथड आर ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट क्लास नॉट इन थ्रेड क्लास। अभी आपने बताया सर ये ऑब्जेक्ट क्लास है, थ्रेड क्लास क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये दोनों लॉग से रिलेटेड है, क्योंकि लॉग लॉग के लिए तो वेट करा जा रहा है, लॉग के वही नोटिफाई करा जा रहा है, लॉग के लिए नोटिफाई ऑल करा जा रहा है। और ऑब्जेक्ट के पास कोई लॉक नहीं होता, इसलिए दे आर ऑल रिलेटेड टू, सॉरी, थ्रेड के पास कोई लॉक नहीं होता, इसलिए ऑल आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट क्लास, राइट? सो इसी क्वेश्चन के अंदर, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के अंदर कई बार 2 मार्क्स में आता है कि वेट और स्लीप में क्या अंतर है। वेट, स्लीप का भी काम तो वेट की तरह ही होता है, जो भी हमने किस में डिस्कस किया था, लाइफ साइकिल में डिस्कस किया था, किसकी? थ्रेड की लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो वेट और स्लीप में क्या डिफरेंस होता है? कई बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। वेट मेथड क्या करता है? लॉक को रिलीज कर देता है, यानी अब मैं वेट करूंगा, तुम देखो। स्लीप मेथड क्या करता है? लॉक को रिलीज नहीं करता, लेकिन लॉक को लेकर ही स्लीप हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, ये थ्रेड क्लास का मेथड है, ये नॉन स्टैटिक है, ये स्टैटिक है। ये क्या करता है? नोटिफाई कर देता है और दूसरे को, ये नोटिफाई नहीं करता। कुछ 5 मिनट के लिए सोने गया तो 5 मिनट बाद अपने आप उठ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4.2 मार्क्स में आ सकता है ये, इसको देख लेना। अब बात करते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, एक डायग्राम से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन या फिर सिंक्रोनाइजेशन जावा या फिर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, तो ये टॉपिक जो है, ये वाला डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप एक तरह से सर्किट डायग्राम मान सकते हैं, इससे चीजें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अब इसमें करा क्या है? ये डायग्राम है, ये आपको एज इट इज बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करा है? 1 पॉइंट में यहाँ से थ्रेड एंटर हुआ लॉक को एक्वायर करने के लिए। एक थ्रेड एंटर होता है 1 पॉइंट से लॉक को एक्वायर करने के लिए। सेकंड पॉइंट पे लॉक एक्वायर हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट पे क्या है? या तो लॉक वेट करेगा, किसका? वेट मेथड से लॉक को रिलीज करने के लिए, या फिर उसको मतलब लॉक को ग्रैब करके रखेगा, अदरवाइज लॉक को रिलीज कर देगा, एक्सिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार मैं डायग्राम को क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे करा क्या? थ्रेड को एंटर हुआ, यहाँ पे लॉक को एक्वायर करा। अब क्या करेगा? या तो लॉक को रिलीज करेगा, या एक्वायर करेगा, या एग्जिट हो जाएगा। तो यही हुआ है। अब फोर्थ, अब यहाँ पे क्या है? अगर लॉक उसने रिलीज कर दिया, तो या तो नोटिफाई करेगा या नोटिफाई ऑल करेगा, किसको? ताकि जो थ्रेड है वो रनेबल स्टेट में आ जाए। अब फिफ्थ क्या है? लॉक, नाउ थ्रेड इज अवेलेबल टू एक्वायर लॉक। यहाँ पे हम वेट कर रहा है, या तो उसको लॉक दे दो या फिर उसको एग्जिट कर दो। उसके बाद जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो थ्रेड क्या करता है? लॉक को रिलीज करता है, मॉनिटर स्टेट को एग्जिट करके बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें 3 सेट होते हैं, एंटी सेट, ओनर सेट, वेट सेट। तो काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको एज इट इज बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, नहीं करने चाहते तो अगर आपको एज इट इज याद नहीं करना, तो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ उसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक। बाकी एक एग्जाम्पल है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ क्लास बनाई है हमने कस्टमर नाम से। वही वाला जो एग्जाम्पल था ना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कौन सा वाला? कि मेरा एसबीआई बैंक में अकाउंट है और तीन उसमें जा रहे हैं, 10,000 रुपए हैं। तो सिर्फ सेम मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी, उसी का ये एज इट इज प्रोग्राम है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, करके देखना। सेम प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या करा? कस्टमर नाम से क्लास बनाई है, सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड का यूज करा है, और इसमें हमने क्या करा? अगर बैलेंस है हमारे पास तो विड्रॉ होगा, नहीं है तो हम दिखा देंगे प्रॉम्प्ट क्या करेंगे। अगर बैलेंस है तो विड्रॉ करेंगे, नहीं है अगर, तो क्या करेंगे? लेस बैलेंस है भाई, पैसे जमा करो। और अगर पैसे हमारे जमा हो गए या फिर हमने पैसे निकाल ली, तो हम दिखा देंगे विड्रॉ हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम पैसे जमा करेंगे, हमने जमा कर दिए, गोइंग टू डिपॉजिट, डिपॉजिट कंप्लीट। उसके बाद हमने मेन मेथड बनाया, उसमें हम क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल वही आपका प्रोग्राम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रियल लाइफ एग्जांपल दिया। बाकी इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 2 जो है इस वीडियो के साथ वो कंप्लीट हो गई है। इसके जो नोट्स हैं यूनिट नंबर 2 के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन मिलेगी लिंक, तो वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 को। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।